ना कोई चिड़िया, ना कयामत का हाल, ना चिट्ठी, ना संदेश। फिर भी अल्लाह का करम है, अल्लाह का ये करम है कि जो मैंने बात की, नाउज़ुबिल्लाह गैब का इल्म तो नहीं है मेरे पास, दूर अंदेशी है बस। मैंने पिछले हफ्ते में आप लोगों को वाज़े तौर पर बता दिया था कि यकसर पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। एक पाकिस्तानी गाना है, उसको हिंदुस्तान में उसकी कॉपी बना दी गई। अगर पहले क्या था, पहले सियासत थी अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ, ये थी पहले की सियासत, अगर तुम मिल जाओ। और अब सियासत बिल्कुल बदल गई, यानी ज़माना छोड़ देंगे हम। पहले क्या था, मुतालबा था हमें ये मिल जाए, अब क्या है, बिल्कुल उसका उलट हो गया, हम छोड़ जाते हैं। यकसर हालात, वाक़यात, मामलात बदल गए। माशी तौर पे भी नाजरीन एक खामोश झटका आया जो धीरे से लगा, आपको पता नहीं लगा। वो थी पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी खामोशी से आई, 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, मैं सलाम पेश करता हूं इसहाक डार साहब को और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि यह बड़ा ही अहम, मुश्किल और बोल्ड फैसला था, जुर्रतमंदाना फैसला था जो उन्होंने किया, और बहुत अच्छा फैसला किया। क्योंकि देखें, हमारे मुल्क के ताजिर सनतकार जो हैं, वो एक माफिया के तौर पर हुकूमत को भी और हुकूमती इदारों को भी ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने देना। इंटरेस्ट रेट अगर ये नहीं बढ़ने देंगे, यानी शरह मुनाफा अगर ये बढ़ने नहीं देंगे, मैं आपको वजाहत के साथ बता दूं, महंगाई काबू में नहीं आएगी और डॉलर की कदर बढ़ती जाएगी। अब आप नया ट्रेंड देखेंगे, डॉलर जाके अटकेगा, फंसेगा एक खास रेट पर। अभी बढ़ रहा है बाय द वे, अभी जो मैं देख रहा था इंटर बैंक में भी बढ़ रहा है, तो एक खास जगह पे जाकर अटकेगा। जब तक आप अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे, मैं बड़े वसूख के साथ साइंसी बुनियादों पर, माशी जो कवायद व ज़वाबित हैं उनके बुनियाद पर आपसे बात कर रहा हूं, जब तक आप इस मुल्क का इंटरेस्ट रेट महंगाई के यानी इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, डॉलर की कदर में तेज़ी से इजाफा होगा, मुल्क में गुर्बत में भी इजाफा होगा, मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ेगी और माशी जितने कवायद व ज़वाबित हैं आप उनकी तौहीन कर देंगे। ये अगर आपने ज़बरदस्ती शरह मुनाफा को शरह महंगाई से कम रखने की कोशिश की, ज़बरदस्ती ब्लैकमेल हुए ताजिर सनतकारों ने, अगर आपको ब्लैकमेल किया, आप इनकी बातों में आ गए, तो आपको मैं बता रहा हूँ मुल्क का माशी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। और मैं बावसूख इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हर मईशत की किताब के अंदर फिशर, बहुत ही मशहूर दुनिया के मईशतदान, उन्होंने असूल वज़ा किया था कि शरह महंगाई से शरह मुनाफा का ज़्यादा होना लाजिम है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो तकरीबन 4 या 5% ज़्यादा होना चाहिए शरह महंगाई से ज़्यादा। इंटरेस्ट रेट इस वक्त मौजूदा तौर पर मैं जैसे कह रहा हूँ कि बड़ा खुशाइन फैसला है कि 1% बढ़ाया। मैं तो आगे कहता हूँ इसको कई और बेसिस पॉइंट बढ़ाएं ताकि ये शरह महंगाई से ऊपर जाए। हमें ब्लैकमेल नहीं होना। ये ताजिर सनतकार किसी सूरत में खुश नहीं है। ये ताजिर सनतकार बिल्कुल इस तरह से हैं जैसे उस औरत का वाक़या सुनाया जाता है जो 10 साल शादी के बाद 12 बच्चों की पैदाइश के बाद ये कहती है कि हाय सच्चा प्यार नहीं मिला। तो ये वो ताजिर सनतकार हैं। आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना लाजिम है। मैं दोबारा से कहता हूं कि बड़ा बहादुर फैसला है और इसहाक डार साहब को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने ये फैसला लिया है और मजीद उनका हौसला बढ़ाते हैं कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हूं डॉलर बढ़ता चला जाएगा। अभी भी ये जो फैसला किया है इससे डॉलर में कुछ ठहराव आएगा और मेरी ख्वाहिश ये कि इंटरेस्ट रेट अग्री मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर फिर बढ़ाया जाए, मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट के अंदर, और इसके बाद आप देखेंगे कि मुल्क में महंगाई भी कम होगी जब यह दबाव आएगा। इनकी अयाशियां नहीं खत्म हो रही ताजिरों सनतकारों की। ताजिर सनतकार हर वक्त नई गाड़ियां निकलवा रहे हैं और फिर नई गाड़ियां निकलवा के खुश हो रहे हैं, हमने नई गाड़ियां निकाल, मुल्क की तरक्की हो रही है। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बहुत ही
अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब हारून शरीफ साहब, जो कि साबिक वजीर मुमलिकत भी रहे हैं सरमायाकारी के। वेलकम करता हूँ आपको शो में हारून शरीफ साहब। शुक्रिया। हारून शरीफ साहब, पिछली मरतबा भी आपके साथ इस मौजू पर तफसील से बात हुई। अब तो खैर वी हैव टेकन क्वाइट अ बेटरिंग फ्रॉम द US डॉलर एंड आई थिंक दिस वुड कंटिन्यू। आई एम वेरी हैप्पी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी उसूल कवायद व ज़वाबित के तहत इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज़ वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में आ चुका है कि अंडर कंपल्शन अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। मॉनेटरी पॉलिसी वाइज इफ वी कंटिन्यू ऑन दिस, आई एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी सम काइंड ऑफ बैलेंस इन द रेट ऑफ द डॉलर। हाउएवर, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि डेप्रिशिएटिंग करेंसी वाले मुल्क के अंदर कोई भी पैसा नहीं लगाता? जी जी बहुत शुक्रिया। ये खाली डेप्रिसिएटिंग करेंसी से लिंक नहीं है। कोई भी पैसा नहीं लगाता जहां भी बेयकीनी की सूरत हाल हो, क्योंकि आप उसमें कोई प्लान नहीं कर पाते। देखिए ना, जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पता तो चले कि कल आपने अगर कोई बाहर से करता है, उनको पता चले कि कितने का डॉलर रिपैट्रिएट होगा, हो पाएगा नहीं पाएगा, मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ जाएगी। लेकिन एक इसके अंदर सिल्वर लाइनिंग भी है कि अगर आप अपनी पॉलिसी को ऐसे अलाइन करें, देखिए ना, इकोनॉमिक्स जो है उसके फंडामेंटल्स तो कभी तब्दील नहीं होते। हमारी एक बदकिस्मती है कि लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हमारी मईशत पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो फंडामेंटल तो आपका यही है कि जब आपका तवाज़न एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बढ़ता चला जाएगा तो इन्वेस्टमेंट को आपको डायरेक्ट करने की जरूरत है प्रोडक्टिविटी में और एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री में। उसके लिए हमें प्रोटेक्शन छोड़नी पड़ेगी, और बहुत से जो हमने बनाए हुए हैं पेटनेज पे लाडले, उनको हमें जरा कुछ फासला बढ़ाना पड़ेगा। अब वो एक सियासी डिसीजन पाकिस्तान बहुत सालों से नहीं कर पा रहा। जो हमारी, जैसे आपने पढ़ा होगा अखबारों में, अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस भी की, जितनी पॉलिसीज हैं वो वही प्रोटेक्टेड 4% को मजीद प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जा रही हैं। सो आपके सवाल के अंदर मैं ये मतलब रेंट सीकर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रेंट सीकर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सबको। जी प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, बल्कि वो पब्लिक पॉलिसी के ऊपर उनका इतना इन्फ्लुएंस बढ़ गया जिसको मैं डेंजरस का वर्ड इस्तेमाल करता हूं। देखिए ना, एक तो खाली प्रोटेक्शन है, लेकिन अगर आप सारी पॉलिसीज को उस तरफ अलाइन करने लग पड़े बगैर समझे, तो एक तो ये चीज है। अब जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, हमारे पास सूरत हाल ये है कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो आपको पता है पहले से कम है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी जितनी छोटी सी थी वो मजीद नीचे चली गई। इसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट ज्यादा है देन दी ये फंडामेंटल्स का, क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि हमारी पॉलिसी क्या है। हम डिमांड को अगर कंप्रेस कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट से, क्यों कर रहे हैं? ये काम तो बिल्कुल एक क्लियर स्टेटमेंट आनी चाहिए थी कि जी ये होता है इसलिए होता है, लेकिन समहाउ हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हुकूमत के फ्लोर पे। नहीं, आई वांट टू आस्क यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नाउ मैनी इकोनॉमिस्ट, अभी तो खैर शाये हो गए, सब भाग गए हैं, क्योंकि आपने गुलामी नामंजूर के नारे वारे लगा के लोगों को कंफ्यूज कर दिया है, जबकि ये आलमगीरियत यानी ग्लोबलाइजेशन का दौर है। इन दिस एज ना कोई गुलाम है, दे आर नो मास्टर्स एंड स्लेव्स। इन फैक्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग आइदर, देयर आर ओनली इंटरेस्ट्स। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ हारून शरीफ साहब, अभी आप इंजेक्शन लाते हो इक्विवेलेंट टू योर एक्सटर्नल डेट, तो ही आपकी जान छूटेगी। यू आर टॉकिंग इन द रेंज ऑफ अराउंड 100 to 120 बिलियन डॉलर्स। इतनी बड़ी रकम आप नहीं लाओगे, आप सरवाइव नहीं कर सकते। ये खून की बोतल की तरह है, जितना आप में से निकला है उतना ही आपको लगाना पड़ेगा, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि आई एग्री विद यू कि डेट को इन्वेस्टमेंट से तब्दील करके ही आप प्रोग्रेसिव पाथ पे जा सकते हैं ना, आपने जो बात की है। लेकिन अभी तो हमें सिग्नल देना है कि हमारे पास कुछ इंसेंटिव्स हैं, हमारे पास आपको इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के कुछ तरीके हैं। मेरे हिसाब से एक रियलिस्टिक टारगेट ये है एक्सक्यूज मी, अगर 2 से 3 साल में
हम 7 से 8 अरब डॉलर तक रेज कर पाए, भले हम प्राइवेटाइजेशन से चीजें बेच के रेज कर पाए, भले हम 1-2 एक्सपेंशंस के प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा ले आए, चाहे लोकल लाएं चाहे बाहर से लाएं, और उस पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सिग्नल दें कि जी हम उनके पीछे खड़े हुए हैं। इस वक्त मैं आपको एक बात अली साहब ये करता जाऊं, जो मैं जहां दुनिया में डील करता हूं लोगों से, इस वक्त आपके ऊपर एतबार कोई नहीं कर रहा है। हाँ, ये बात जी बिल्कुल सही। सो ये जो ट्रस्ट, मैं इन दोनों डेफिसिट से ज्यादा जिस पे परेशान हूं वो ट्रस्ट डेफिसिट है। Now let me tell you a simple, I don't know, as an academic, maybe as a student of economics, I can tell you a simple solution. Your entire balance sheet is, I don't want to use the words for it, but there's absolutely nothing there, right? मैं बड़ा frank आपके साथ बात करता हूँ. Your financial statement is very weak if you are looked at as a corporation. To be very frank, आपको पैसे देंगे ऐसे मुमालिक who are not concerned about profit. और वो मुमालिक कौन है? मशरिक वुस्ता वाले, who got a lot of money and most of that money is in their sovereign funds. And most of the sovereign funds are being controlled by the rulers or the ruling families, right? जिनके साथ आपने बहुत बड़ी चिटिंग मारी, जब आपने 1.5 अरब डॉलर आपने पकड़ लिया, फिर उसके बाद आपने जाके पार्लियामान में कह दिया नहीं जी नहीं, हम आपकी मदद के लिए नहीं आते, और अरब नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते. यू डेल्ट विद दीज पीपल, सो दे आर वेरी अपसेट. और गरगाश, आई रिमेंबर a few years ago, the foreign minister of UAE had already told you कि अब हम आपके साथ करने क्या वाले हैं. So many groups from there have pulled out their money. You want that back? You gain their trust. And to tell you the truth, even America makes their money out of the military industrial complex. Start using that. I'll be very frank with you. जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि हमें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिवाइव करने की जरूरत है कि जहां लोग आप पे एतबार करें. अब एतबार कैसे आएगा? देखिए, एतबार अगर हम फेसेस बदलते रहे, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जाता हूं, मैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ, कतर के साथ डील करता हूं, वहां पे एक कॉन्टैक्ट बनाते हैं, एक हम फ्रेमवर्क बनाते हैं, ऐसे करना है, इसके बाद हम आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन BOI दोनों तब्दील हो जाते हैं. ठीक है ना जी? सो इन्वेस्टर के पास जीरो से स्टार्ट करने का दोबारा टाइम नहीं है. मैं आपको इस हुकूमत की मिसाल देता हूं. So you want billions of dollars? MBS will give them to you. You make a security agreement with them like you did in the past. If you don't get the money, आप मुझे बोलना. You do it with the Qataris, they'll also give you the money. You do it with UAE, they'll also give you the money because they need that kind of regional security. आप इसमें पड़ जाते हैं, वो नाराज हो जाएगा, ये वाला नाराज हो जाएगा. आपको ये इस वाले पड़ोसी से क्या मिल रहा है भाई? ये आपको टका कुछ नहीं दे रहा कि जी ये रीजनल पीस डिस्टर्ब हो जाएगा, हम दूसरों की लड़ाई में पड़ जाएंगे, फिर भूखे मर जाओ. देखिए अली, इस पे 2 इश्यूज हैं. पहला इशू आप जो कह रहे हैं वो ये है कि आप अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लेवरेज यूज करके आप दरवाजा खोलिए. ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो जो दरवाजा खुलेगा उसको सस्टेन कैसे करना है. देखिए ना, वो तो आपने जो उनके साथ डील ऑफर करनी है, हैंडआउट्स का जमाना गुजर गया है. ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड भी अगर आएगा तो वो ट्रांजैक्शन मांगेगा. ट्रांजैक्शन मांगने के लिए लोग चाहिए, लोग हमारे पास टिकते नहीं है. $1 ट्रिलियन सॉवरेन फंड्स में से शेख हमें कुछ तो दे देगा ना सर. सर आप पाकिस्तान के असासे को इस्तेमाल करें. वी हैव बीन ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ द वर्ल्ड, लेट्स यूज दैट. जी देखिए, 2 पहलू हैं. जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आप जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को, लोकेशन को और आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको इस्तेमाल करके दरवाजा खोल सकते हैं. आप उसके अंदर कुछ फाइनेंशियल फ्लोज ला सकते हैं, लेकिन आप उनको सस्टेन नहीं कर पा सकते अनलेस एंड अनटिल उन फ्लोज को हम प्रॉपर तरीके से प्रोडक्टिव सेक्टर्स में डाल पाए. अगर वो फ्लोज जो आते हैं वो आपकी सैलरीज और गवर्नमेंट के खर्चे पूरे करने के लिए चले जाते हैं, तो आई एम अफ्रेड कि अब उसमें खासी आगे आगे कमी आती जाएगी, वो हमें नहीं मिलेंगे. So we need to have transactions. Let me tell you how you got these, you got the defense capabilities that you possess right now. You got them because the West wanted to use you to get some kind of structural stability
in the security situation in this region. You were given F-16s so that you could counter both Russia, and of course we use that to counter our foe India as well. You got all the latest technologies in the world. अब जिस चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा इतराते हैं कि आपने बनाया, ये भी आपने नहीं बनाया, मैं नाम लिए बगैर बता रहा हूँ, जो कैपेबिलिटी आपके पास है और किसी के पास नहीं है. द होल वर्ल्ड नोज कि ये ब्रीफ केस लाकर ये नहीं बना जो कुछ आप कह रहे हैं कि जी अचानक जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ को ख्वाब आया और वो जिस डच यूनिवर्सिटी के अंदर था वो वहाँ से भागा. मैं मफरूज़े की बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ, और पाकिस्तान पहुँचा, ब्रीफ केस खोला और आपका काम हो गया. सर एवरीबडी नोज कि आप अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से वहाँ बैठे हैं जहाँ आप बैठे. देखिए, मैं आपसे यही बात कर रहा हूं, लेकिन जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन से वन टाइम डील तो ले लेते हैं, लेकिन उसको हम सस्टेन नहीं कर पाते. हमारी हिस्ट्री ये है. आपको देखिए 9/11 के बाद मौका मिलता है. इट्स ए क्लियर केस ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज. सो पहली बात पे मैं मानता हूं कि मुल्कों की एक स्ट्रेंथ है जिसको यूज करना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दुनिया के अंदर इस वक्त इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, जो आपकी लिक्विडिटी है वो श्रिंक कर रही है. तो ये जो G2G ट्रांजैक्शंस भी हैं, अब लोग इसको कुछ सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न मांगते हैं, और उसमें कोई हर्ज नहीं है. मैं आपको ये कोई हैंड आउट नहीं है, ये आप प्लीज माइंड में रखिए. मैं मान गया ये बात. देखें, जब ताल्लुकात अच्छे थे तो पॉल वुल्फोविट्ज जो हैं, जो कि लोग समझते हैं सिर्फ वर्ल्ड बैंक के सदर थे, लेकिन एक्चुअली ही वाज एन अमेरिकन गवर्नमेंट फंक्शनरी हु लेटर बिकेम द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट. वो आके आपके तालीमी निजाम की तारीफें कर रहा है. तो सर जब यू बिकम द एप्पल ऑफ देयर आई, जब आप उनसे और काम के वक्त सर बंदे को बहुत सारे लोगों को बाप बनाना पड़ता है. तो आप मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड चेंज आवर फ्रेंड्स, बट वी शुड डेफिनेटली चूज देम वाइजली. नो, आई एग्री विद यू. सिग्नलिंग बहुत जरूरी है और हमें एक बैलेंस रखना भी जरूरी है. लेकिन मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से 3 एंगल्स पे बात करना चाह रहा हूं. एक तो मैं चाह रहा हूं कि इस वक्त दुनिया में हमें मल्टीपल इकोनॉमिक सेंटर्स के साथ डील करने का तरीका सीखने की जरूरत है, और वो सलाहियत में हमारी स्ट्रेटेजिक साइड पे, फॉरेन पॉलिसी साइड पे और इकोनॉमिक साइड पे वो बहुत कम है, क्योंकि हम हिस्टोरिकली 1 या 2 लोगों के साथ डील करते रहे, तो वो अस एंड देम हो जाता है. हालांकि ऐसी बात नहीं है. दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो मेन इशू है कि जब हमारे मुल्क में पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो एक्सपेक्टिंग कि प्राइवेट सेक्टर बाहर का आगे करना शुरू हो जाएगा, तो ये काम तो नहीं चलता. मेरी राय इस वक्त ये है कि हमें, अगेन आई एम ट्राइंग टू से, कि मुश्किल वक्त है. हुकूमत जो है अपने सियासी मसलहत पे अपना पेट्रनेज का मॉडल छोड़ने पर तैयार नहीं है. वहां पर 1-2 मुश्किल फैसले करने चाहिए, और उसके ऊपर देखें 14 पार्टियों की पीडीएम. मैं आपकी बात 100% मानता हूं, क्योंकि जी आपसे बात सुनने के माने ये हैं कि आई एम जस्ट गेटिंग द न्यूज, द इनसाइड न्यूज फ्रॉम द राइट पर्सन. बट द प्रॉब्लम इज द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ दिस कंट्री इज दैट द स्टेटस को विल नेवर चेंज. People will switch their political parties no matter how much you want to emphasize कि ये लोग बहुत ज़्यादा ये अपने फेवरेट्स चेंज कर लें. कल खान साहब के साथ बैठ जाएंगे, फिर शहबाज साहब के साथ बैठ जाएंगे. ये ग्राउंड रियलिटी है. आपने कोई तरीका बताना है कि हम बुई कहाँ से ढूंढें. ये देखिए 2 तरीके हैं. एक तरीका है कि हम हिस्टोरिकली बेल आउट के लिए जाएं दोबारा से, और वहां भी हमारा एतबार कम होता जा रहा है. हुकूमत के पास टाइम कम है, तो लोग देखेंगे कि अगले इलेक्शन में जो आएगा हम उससे बात करेंगे. दूसरा तरीका इसका यह है कि आपके पास अगर $10 अरब का एक गैप आ रहा है एक्सटर्नल पेमेंट्स का, तो आप उसके लिए, मुझे ये नहीं समझ आती कि आप अपनी अच्छी कंपनीज के एसेट्स को क्यों नहीं देना चाह रहे किसी को. तो आप वो एसेट्स दे के वो इनफ्लो ले आइए. 10 ना सही, देखे ना, जो दो आपके RLNG के प्लांट्स हैं जो कब से लटक रहे हैं, आपके पास $3-4 अरब तो वहीं से आ सकते हैं. आपके पास OGDCL है, नेशनल बैंक है. तो एक तो आप डिसइन्वेस्ट कीजिए. हर एसेट कोई स्ट्रेटेजिक नेशनल सिक्योरिटी का एसेट नहीं होता है. दुनिया इस वक्त कमर्शियल डील्स पे चलती है. ये तो शॉर्ट टर्म की बात है. नहीं तो OGDC वाला तो आपने सही सोल्यूशन बताया, इस पे क्यों नहीं एक्ट कर रहे? बायर भी मिल जाएगा आपको तो अभी. जी कॉम्पिटेंस नहीं है, और आपके वेस्ट जो आपने स्टेटस को की बात की है, आपको ब्यूरोक्रेसी का वेस्टेड इंटरेस्ट जो बोर्ड पे बैठते हैं, जो वहां से पर्क्स ले रहे हैं, रेंट सीकर्स हैं, वो करने नहीं दे रहे हैं. अब सवाल ये है ये कैसे होगा.
मैं ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट नुक्ता बोल रहा हूं और इसको प्लीज देखिए, समझिए बाकी ममालिक ने कैसे किया। ये स्टेटस को कोई पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जहां पर भी कैप्चर होता है वहां स्टेटस को आता है। लोगों ने वियतनाम में उसको रिवर्स किया है, कैम्बोडिया में किया है, इवन बांग्लादेश में कर रहे हैं। मेरी इसमें राय ये है कि देखिए, अगर हमने ये एसेट्स बेचने हैं तो पहली चीज तो ये है कि आप प्राइवेटाइजेशन को एज ए वजारत खत्म कर तो दीजिए। आपने ओजीडीसी के लिए इन्वेस्टर अगर कभी तलाश किया तो कौन सा कोई ओजीडीसी के पास कोई वो लाइसेंस टू किल तो नहीं है कि भाई वो जितना मतलब उसको गलत माने में ना लें, बेसिकली इट डजंट हैव एन इररिवोकेबल लाइसेंस टू एक्सप्लोर एवरी एंड ईच फील्ड इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली इट हैज टू बिड लाइक अदर कंपनीज, राइट? जी, आपने एक सेलिंग प्रोपोजिशन बनानी है ना, उसके लिए जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि इस वक्त हुकूमत को अगर सियासी तौर पे हमारी कॉम्पिटेंस और स्टेटस को और कैप्चर से नहीं निकल पा रहे, तो हमें एक या दो इदारों को एम्पावर करने की जरूरत है और डेलीगेट करने की जरूरत है कि एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड। हर एक एमओयू साइन होना है वो भी कैबिनेट के पास जाता है, जनरल मैनेजर रेलवे लगना है वो भी कैबिनेट के पास जाता है। तो इन डील्स को कानूनन अगर जैसे प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इनको हुकूमत से निकाल दीजिए, इनको इंडिपेंडेंट इदारे बना के उनको मैंडेट दे दें, भाई आपने $5 अरब लाने हैं और आप प्रोफेशनल्स लाइए और काम कीजिए। दुनिया ऐसे ही चलती है। जब तक ये सिग्नल नहीं जाएगा, जब तक हम सियासत के ऊपर इन्हिसार करते रहेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू बीट अस, द वेस्टेड इंटरेस्ट विल कंटिन्यू टू बीट अस। इलेक्शन आ रहा है, लोग क्यों किसी को खफा करना चाहेंगे? यहां पर हमें थोड़ा सा सब इदारों को मिलके देखिए, या तो आप स्टेटस को रख लें या आप फिर मईशत बचा लें। अगर स्टेटस को नहीं तोड़ सकते तो एक दो चीजों को डीरेगुलेट कीजिए। इट्स फार टू मच सेंट्रलाइज्ड इन आवर कंट्री। सब कुछ इस्लामाबाद में हुकूमत में नहीं हो सकता, ये मैं कह रहा हूं। पॉइंट टेकन। लेकिन ये जो पॉइंट आपने रेज किया है ना कि इफ यू वांट इजी मनी, आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहीं और से पैसा आता नहीं आता। ये ओजीडीसीएल को अगर आप तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए प्राइवेटाइज करते हैं एक पोर्शन, क्योंकि पहले भी आई थिंक पता नहीं क्या कहते हैं, ग्रीन शू क्या, आई फॉरगॉटन सो मच ऑफ द स्टफ दैट आई स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी। द इशू इज कि वो पहले तो आपने थोड़े से ऑफलोड, आप थोड़े और ऑफलोड कर दें, दैट्स द इजीएस्ट वे टू गेट अ फ्यू बिलियन डॉलर्स। आई थिंक दैट्स द इजीएस्ट वे। उसके अलावा और कोई मुझे दिख नहीं रही ऐसी आइडेंटिफाइबल जहां पे लड़ाई झगड़ा ना हो। जी, शॉर्ट टर्म में आप जब तक अपने ओपन नहीं करते इकोनॉमी को, लोगों को देखिए, जब बाहर वाला बंदा आएगा, कोई कतर का फंड आएगा या सऊदी आएगा, उनका इंटरेस्ट होगा, वो उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बेहतर करेंगे, उसको ठेका भी लेकर देंगे, जितना वो कमाएगा उसमें उनका फायदा होगा। लेकिन सवाल ये है कि हम छोड़ने पर तैयार ही नहीं है किसी चीज को और कहते हैं कोई बाहर से आए और हमें बेल आउट करके चला जाए, वी आर टू बिग टू फेल। नहीं, एक्चुअली क्या है कि we made out a fairy tale. There was a fairy tale and we sold it so well and we confused the whole country with it. In fact, the whole world is trying to look for the people who weaved this lie that CPEC is going to change the destiny of this country, nauzubillah. लेकिन ये कि aim ये है कि we use that for 6 years to hoodwink the people of this country कि somehow we will get $63 billion with no strings attached. This is how it was presented. तो आप मुझे बताएं हमारा क्या कसूर है? नहीं तो ये तो देखिए ना, जब आप एक पॉपुलर सियासी नैरेटिव बनाते हैं, मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि हम जो हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को सियासी नैरेटिव, सियासी रंग दे देते हैं। हारून शरीफ साहब, आपके साथ बात करने के लिए मैं बहुत ख्वाह हूं, लेकिन क्या करूं, मेरा वक्त बड़ा महदूद होता है और मईशत पर बात करने का वक्त भी चाहिए। आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से मदऊ करूंगा and we will talk about this in more detail. नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।